हमारे बीच हैं एडवोकेट सीमा समृद्धि जी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप जो है शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए तो खैर लड़ ही रहे हैं, और निर्भया केस में जिस तरीके से आपने उन जालिमों को फांसी दिलाई, पूरे देश और दुनिया में आपका नाम जो है सुर्खियों में लिखा गया और जाना भी जाता है। और अभी देखा जाए हाथरस वाले केस में भी आप अहम भूमिका निभा रहे हैं कोर्ट के माध्यम से, और बहुत सारे लोग अभी भी आपको जो है जान से मारने की धमकी भी दे चुके हैं, और बहुत सारे अभी आपके साथ हादसे भी हुए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, इतने बड़े संघर्षपूर्ण कार्य को आप कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, बताइए। संघर्षपूर्ण कार्य में देखिए, हम लोग जो है ना वो बुद्ध के फॉलोअर हैं। ये तो हम किसी कॉज के लिए लड़ने जा रहे हैं, और बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित उन्होंने कर दिया। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए तो वो मरणासन अवस्थिति में पहुंच गए थे। तो हम लोग ऐसे लोग हैं कि अपने काम करने के लिए अगर मारने मरने की भी बात आती तो उसके लिए तैयार रहते हैं। आपका जो क्वेश्चन था कि हमें बहुत सारी धमकियाँ मिलती हैं, हाथरस केस में कर रही हूँ, नो डाउट मीडिया में भी ये चीज़ें आई, और हमारे जो साथी हैं ये इसके चश्मदीद गवाह हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के अंदर लाखों लोगों ने कुर्बानी दे दी, उनका कहीं नाम पता नहीं। तो जो इस भारत की जो नींव है, उस नींव में लोगों की शहादतें दफन है। तो मैं भी देश की 49% आबादी जो महिलाओं की है, अगर उनका शोषण है, उनके साथ अपराध हो रहे हैं, उनको रात में 2 बजे 2:30 बजे उनकी बॉडी को सम्मानपूर्वक क्रिमेट करने की जगह ऐसे जलाया जाता है कि किसी जानवर की बॉडी को जलाया जाता है। ये देश में कौन लोग हैं, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जब मनीषा वाल्मीकि को जलाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। वो क्यों छीन करके उस डेड बॉडी को जला रही थी? पूरे देश में ये मैसेज देने के लिए कि इस देश का दलित समाज जो है उसकी इतनी ही औकात है, उसकी यही आइडेंटिटी है। और हम लोगों की डिग्निटी, हम लोगों की गरिमा, देश की इतनी बड़ी आबादी की आइडेंटिटी गरिमा वहाँ चल रही है। तो ये जो लड़ाई है ये बहुत बड़ी लड़ाई है। एक सीमा अगर चली जाएगी इस दुनिया से, तुम मार लोगे लेकिन हमारे विचार को नहीं मार सकते। ये लड़ाई अभी जो एक मंच पर हमारे सर को ही बोल रहे थे कि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये लड़ाई कास्ट की नहीं है ना, ये लड़ाई एक अगर मैं कहूँ कि जेंडर की है, ये लड़ाई मानवता की है। अगर इस देश के अंदर पुरुष को भी उतना ही सम्मान है, उसको घूमने फिरने का हर चीज़ का सम्मान है, हर चीज़ को कर सकता है, तो बेटियां क्यों नहीं कर सकती? लोग अपने घर में बेटी को कहते हैं धीमी आवाज़ में बोलो, कम बोलो, क्योंकि तुम्हें ससुराल जाना है। और वही जब सीमा वकालत करके 4 लोगों को फांसी चढ़ा देती है तो इस बेटी का सम्मान करे। क्या इस बेटी ने बिना लड़ाई किए, बिना बोले वहाँ तक पहुँच पाई होगी? लेकिन हम लोग अपने घर में अपनी बेटियों को नहीं बोलने दे रहे। ये जो दोहरा कैरेक्टर है हम लोगों का है, ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ऐसे क्राइम के लिए। क्योंकि जिस दिन इस देश में अगर आपके घर का बेटा निकल रहा है और बेटी भी उसी संख्या में निकलना शुरू होगी, और उसी आज़ादी के साथ आधे क्राइम को अपने आप रुक जाएंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं से देश के अंदर आज़ादी से पहले जो है मनुस्मृति लागू थी, और उस मनुस्मृति के आधार पे जो है ढोल गवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी, कहीं आज भी वही मनोवर्ती, वही मानसिकता लोगों के दिमाग में है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? आज मैं एक बात यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। हमारे घर में अब जो बच्चा पैदा होने वाला होगा उसको मनुस्मृति के बारे में नहीं पता है। अगर उस बच्चे से हम कभी मनुस्मृति का जिक्र नहीं करेंगे, उसको नहीं पता है कि ऐसा कौन सा एक ग्रंथ है जिसने शोषण किया। मनुस्मृति को हम क्यों जिंदा रखे हुए हैं? हमारे डिस्कोर्स से मनुस्मृति खत्म होनी चाहिए और हमारे डिस्कोर्स में आना चाहिए भारत का संविधान। और जिस बच्चे को जिस दिन, क्योंकि आप अगर जिस चीज़ को जितना डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे वो उतना ही एक्सेप्टेंस उसकी होगी, चाहे भले ही वो विरोधी विचार हो। और जिसका सीधा एग्जाम्पल आज हम अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। डिस्कोर्स ही तो बनाया गया, उनके लिए नैरेटिव भी तो गढ़ा गया। तो मेरा यही मानना है कि उन नेगेटिव किताबों की जिन्होंने हमारे समाज में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, वो सारे डिस्कोर्स को हम डिस्कशन में लाएं ही नहीं। उन सारी किताबों का डिस्कशन बंद हो। किताबें कौन सी पढ़ी जानी चाहिए? संविधान भारत का,
IPC SC/ST एक्ट जो कानून बने हैं, जो महिलाओं से अधिकार की बात कर रहे हैं, जो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़िए। वो चीज़ें अपने आप सेकेंडरी हो जाएंगी। कोई व्यक्ति अगर आकर के आपसे ये कहेगा, आपको पता है मनुस्मृति में 4 तरीके के वर्ण व्यवस्था है। जब आपका बच्चा कहता है ये क्या होता है, वहीं पर डिस्कशन बंद और वहाँ पर इक्वलिटी की बात होगी। तो मेरा ये मानना है कि मनुस्मृति की चर्चा बंद हो जानी चाहिए। जिस तरीके से देखा जाए, इस देश के अंदर बहुत सारे बलात्कार के चर्चित मुद्दे रहे और कहीं ना कहीं उसमें जो है बहुत सारे लोग आज भी जेल के बाहर हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या काम कहेंगे? जैसे कि चिन्मयानंद की बात करें, दिलीप सेंगर की बात करें, इसके अलावा और भी कई लोग हैं, मैं यहाँ पर उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहूँगा। क्या ऐसे लोगों को सरकार जेल में डालना चाहिए? सरकार उनको खुलेआम घूमने पे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये, आपने कहा हम नाम नहीं लेना चाहिए, जो ऐसे लोग हैं ना उनके नाम जरूर लेने चाहिए। पता तो चले हमारे देश के लोगों को, मैं नाम ले रही हूँ ना, हमारे देश के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के ऊपर मोलेस्टेशन का मुकदमा दर्ज हुआ था जी। उनके साथ में जो कलीग काम कर रही थी उनके कोर्ट रूम में, उसने ये मुकदमा किया था, उसको हटा दिया गया नौकरी से। जब सुप्रीम कोर्ट की सारी वकील यूनाइट होकर के, एकत्रित होकर के गई, उन्होंने उस लड़की को बहाली पर लिया और अपना खुद का ट्रायल कर लिया। वो व्यक्ति बच जरूर गए हैं, लेकिन उन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर चला जाए, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, वो मिनिस्टर हो सकता है, वो राष्ट्रपति हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, और इसके लिए अगर वो पर्टिकुलर पद पे है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी स्त्री का मोलेस्टेशन नहीं कर सकता है। वो उसका इंडिविजुअल पद है, लेकिन मानसिकता उसकी जिस दिन बदलेगी, उस दिन उस पद का हम सम्मान करेंगे। अदरवाइज उस व्यक्ति, उस पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति महिलाओं का शोषण कर रहा है, वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ अपराधी है। मैडम, आपको रोकते हुए मेरा जो सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं फिर आपको एक बार फिर दोबारा से कहना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं देखा जाए कद और पद के मामले में उस उच्च संस्थान के लोगों को भी बख्शा जा रहा है जिन्हों को जेल में जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब जो इस देश के अंदर बलात्कारी लोग हैं, मैं बात कर रही हूँ, सेंगर, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद भी हैं, सेंगर भी हैं, और भी आजीवन का आप समझिए, पूरा केस समझिए। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का विधायक था, उसके ऊपर रेप के धाराएं लगी, 60 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट हुआ। आज वो व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा काट रहा है जेल में। हमारी आपकी जो आवाज़ है ना, ये कितने भी पावरफुल व्यक्ति को नीचे कर सकती है, लेकिन समस्या ये है कि यूनिटी नहीं है, यूनाइट नहीं है। हम लोग कभी जातियों में बट जाते हैं, कभी हम लोग धर्म में बट जाते हैं, कभी हम लोग क्षेत्र में बट जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो डेफिनेटली चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो जेल जाएगा। सेंगर जेल काट रहा है ना, चिन्मयानंद को भी केस अभी अंडर ट्रायल है, उनको भी होगी। और इस देश के अंदर ऐसा नहीं है, तरुण तेजपाल आपको याद होगी, काफ़ी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, जेल काट के आए हैं ना बाहर। एक कौन सा चैनल था, उसकी कोई लेडी थी पत्रकार, अपनी बेटी के मर्डर केस में है ना, जो कि पूरे देश को एक नैरेटिव कर रही थी, आज वो खुद जेल में है ना। तो आप जो कानून है उसके पावर को समझिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि उस कानून का निर्वचन, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू कैसे कराया जाए, उसकी लड़ाई आपको लड़नी है। कानून अपने आप आपको न्याय नहीं दे सकता है, आपको लड़ना पड़ेगा। सीमा जी, आप एक चर्चित वकील हैं और आपका नाम भी बहुत अच्छा है। आप उन लोगों को केस लेती हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, और बात ये आती है कि आपका खर्चा कैसे चलता है। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। मैं बच्चियों के, जो स्पेशली लड़कियां हैं जिनके साथ गैंगरेप होता है, जिनके साथ रेप होता है, उनके मैं दावे के साथ कहती हूँ मैं फ्री में केस करती हूँ। लेकिन वो केस फ्री में मैं अपने जो अदर केसेस हैं जिनकी अर्निंग होती है उससे करती हूँ। मेरे पास, मुझे बहुत लग्जरी लाइफ पसंद नहीं है और ना मैं लग्जरी लाइफ जीना चाहती हूँ। एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ मैं खर्च करती हूँ, और ये मैं खुले तौर पर कह रही हूँ, कहीं से कोई फंडिंग नहीं लेती हूँ एक भी रुपया। और इसमें जो मेरे साथी हैं बहुत सारे, वो लोग हमारे साथ सफ़र करते हैं। सफ़र करने का मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो हाथरस जाना हो, चाहे वो लखनऊ जाना हो केस हियरिंग के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मॉर्निंग में सुबह निकले, रात में 8 बजे खाना खा रहे हैं, हम लोग एक चाय तक नहीं पी पाते, ये कंडीशन होती है। लेकिन जुनून है, देश की बेटियों के लिए कुछ करना है। देश की 49% आबादी का सवाल है
दबे कुचले लोगों का सवाल है, तो हम इतना तो स्ट्रगल कर ही सकते हैं। जो लोग देश के लिए जान दे करके चले गए, उनसे ये हमारा संघर्ष है ना बहुत छोटा है। तो यूनाइट होकर के, और जिस दिन हमें ज़रूरत लगेगी, मुझे लगेगा कि शायद मेरे पास पैसों की कमी है, मैं एक आवाज़ दूंगी। मेरा समाज, मेरे देश का व्यक्ति जितना हमें पसंद करता है, एक एक रुपया देगा ना, हम इस देश के अंदर हजारों बेटियों के केस एक साल लड़ने के काबिल हो जाएंगे। मैडम, बाबा साहब ने सन 1956 में कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। जिस समाज के अंदर 10 डॉक्टर और 20 वकील और इंजीनियर हो जाएंगे तो मेरे समाज पे किसी तरीके की आँच नहीं आएगी। लेकिन आप जैसे लोग तो मेहनत करें, लेकिन जो आपसे बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन आज भी वो बीवी और टीवी में मस्त हैं। देखो सर, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर पूरा हम विश्व की अगर हम बात करें तो हम कितने लोगों को जानते हैं। अगर आपसे हम पूछे सर एक बार कि आप एक बार में 5 मिनट में 100 लोगों के नाम गिना दीजिए जिनको आप लीडर के रूप में जानते हैं, तो शायद मुश्किल होगा। हर व्यक्ति का अपना एक तरीका है काम करने का। प्रजा भी होती है, आम पब्लिक भी होती है, जो कि यूनाइट होकर के कभी कभी रोड पर निकलती है, जो कि हमने हाथरस केस में भी देखा, हमने निर्भया केस में भी देखा। निर्भया केस में जितनी बेटियां निकली थी, उतने ही बेटे रोड पर निकले हुए थे लड़ाई करने के लिए। आज नाम सीमा का है क्योंकि सीमा लगातार उस लड़ाई को लड़ती रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग साइलेंट बैठे थे। जब जरूरत हुई वो लोग यूनाइट होकर के आए। तो ऐसा नहीं है, अगर पारिवारिक व्यवहारिक जीवन में लोग पारिवारिक लाइफ जी रहे हैं तो उनकी कुछ जिम्मेदारी है। और मेरा तो एक और मानना है कि अगर पारिवारिक लाइफ भी इंसान अपने घर में ठीक से जी रहा, अपने बच्चों को मेंटेन कर रहा है, बच्चों की प्रॉपर स्कूलिंग कर रहा है, अपनी बीवी के साथ उसके अच्छे रिलेशन है और वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, इतना ही तो काफ़ी है। लेकिन जो लोग नुकसान करे वो सत्ता में बैठ करके आकर के उस परिवार को, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसको डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं? अगर उसके साथ क्राइम हो गया, FIR नहीं होगी। अगर उस व्यक्ति ने कुछ ज़्यादा अर्न कर दिया तो टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से सरकारें परेशान कर रही है। तो मेरा अपना ये मानना है कि हर व्यक्ति आकर के एक जैसा काम नहीं कर सकता है। माननीय अम्बेडकर जी, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, एक बात बताइए, कितना साल हो गया? अभी हमने रिसेंटली उनकी ना पुण्यतिथि मनाई है, कितना साल हो गया इस दुनिया से जाए हुए। 66 दूसरा अम्बेडकर कोई क्यों पैदा नहीं हुआ? कार की घटनाएं बढ़ रही हैं बच्चियों के साथ में, अगर उनके साथ में किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग होती है, उनको मदद की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एज एक संदेश के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि देश और दुनिया के लोगों को पता लगे कि सर हमें फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है। देखिए सर, हमें 2 एंगल पर काम करने की ज़रूरत है। एक तो है कि क्राइम अगर हो गया तो आपके क्या अधिकार हैं, क्या आपके स्टेप्स होने चाहिए। दूसरा, क्राइम ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। हमारे देश के अंदर ज़्यादा काम जो है वो इस चीज़ पर हो रहा है कि अगर कोई क्राइम हो गया और वो मुद्दा बन गया तो FIR कराना, या 2-3 महीने 4 महीने में चार्जशीट फाइल करना, फिर 2-3 साल केस ट्रायल में रहेगा, उसके बाद वो डिसाइड होते 10-15 साल लगेंगे। जिसको मैं मानती हूँ कि जो हमारा ट्रिब्यूनल सिस्टम है ये बहुत ही पुअर है हमारे देश का जुडिशरी का। लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक है हमें काम करना इस चीज़ पर कि क्राइम को कैसा रोका जाए। अब क्राइम ये हो क्यों रहा है, अगर इसको रोकना है तो हो क्या रहा है, उसकी जड़ तक अगर हमें पहुंचना है तो ये क्राइम करने वाले कौन लोग हैं, उनके माइंडसेट क्या है, वहाँ पर पहुंचना है। मैंने अभी पहले भी एक लोगों से डिस्कशन में ये बात बोली कि जो पितृसत्तात्मक समाज है, जिसने सारे मानक गढ़े हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और उस पितृसत्तात्मक समाज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष उसको फॉलो कर रहे हैं, स्त्रियाँ भी कर रही हैं। हमारे घर के अंदर एक बेटा एक बेटी है, दोनों में एक एग्जाम्पल देकर के थोड़ा डिटेल में आपको समझाना चाहूँगी। एक बेटा है एक बेटी है, दोनों 3 साल के हैं। हम उनकी परवरिश भेदभावकारी रवैये से कर रहे हैं। ये समाज में, जो देश के अंदर हर जगह जो स्त्रियों के प्रति भेदभाव दिख रहा है और जो क्राइम हो रहे हैं, इसके लिए हमारे परिवार भी जिम्मेदार है। बेटी को हम क्या कर रहे हैं, घर के अंदर रख रहे हैं, बेटे को बाहर भेज रहे हैं खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, नैरेटिव करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, एवरीथिंग। और उस टाइम हमने अपनी घर में बेटी को किचन में भेजा है, उसको सुंदर दिखने के लिए हमने उसको कहा है कि तुम्हें सुंदर दिखना है, पतला दिखना है, बोलना कम है, धीमे बोलना। अब आप सोचिए कि जब वो बेटी उस लड़के से भिड़ेगी जाकर के, जो किसी घर का लड़का जो क्रिकेट खेल रहा था, जो मीडिया में बात कर रहा था, जो चिल्ला रहा था, जो भाषण दे रहा था, जो पॉलिटिक्स कर रहा था, जिसके पास आर्म्स है, जिसके पास मसल्स पावर है,
वो एक इनोसेंट सी बच्ची जिसको आपने कभी एक्सपोजर नहीं दिया, वो जब बाहर निकलती है और वो कमेंट छीटा कैसी करेगा, आपको लगता है आपकी बेटी वो उसके साथ बराबरी कर पाएगी। जिस दिन इक्वल तरीके से हमारे अपने घर में बेटियां, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे घूमने के मामले में हो, पढ़ाई के मामले में हो, उस लड़ती हुई बेटी को आप पसंद करो ना। जिस तरीके से आपका बेटा मार करके आता है तो बाप कहता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, बेटी को हमेशा क्यों छोटा रखना चाहते हो। तो जिस दिन आपने उस बेटी की अपब्रिंगिंग भी वैसी ही कर दी, मैं दावे के साथ कहती हूँ जो गीता फोगाट, बबीता फोगाट जैसी बहनें हैं ना, जो लड़कों को कुश्ती में हराती थी, हमारी बेटियां ऐसे हराएंगी। कोई इस बच्ची का रेप नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसके बाद फिर कानून है। लेकिन हम अपने घरों में ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि पूरा सिस्टम ही हमने स्त्रियों के शोषण पर बना रखा है। आज एक व्यक्ति शराब पी करके अगर रिक्शे वाला गया घर में, अपनी बीवी को एक थप्पड़ मारता है, और वो बीवी इतनी डिपेंडेंट है कि 2 बच्चों को लेकर के कहाँ जाएगी अगर उसका हस्बैंड उसको साथ नहीं रखेगा। इसको पीटना पसंद कर रही है, पिटना पसंद कर रही है। कल को उस बच्ची के साथ कोई रेप कर देता है तो उसका फादर बोलेगा कि दूसरा व्यक्ति कह रहा है तुम 10 लाख रुपए ले लो, आवाज़ नहीं उठाना। स्त्री कभी तैयार नहीं होती, पुरुष तैयार हो जा रहा है। ऐसे मेरे पास केस है, एक ललितपुर का केस है, 50 लाख रुपए उस अपराधी ने ऑफर किए, बाप बयान देने नहीं जा रहा है, और मदर अकेली संघर्ष करके अपनी बेटी के न्याय के लिए लड़ रही है। तो ये जब सारी चीज़ें परिवर्तित होंगी, हम अपनी बेटियों को इक्वल तरीके से लड़ना, फिरना, जूझना सिखाएंगे, उनको हर तरीके से वो अधिकार देंगे जो बेटों को दिए हैं, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ इस तरीके की मानसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अपराध करते हैं, तो फिर उनके लिए कानून है। और फिर जो कानून है वहाँ पर हम लोग अगर अवेयर होंगे तो डेफिनेटली टाइम पर FIR भी दर्ज होगी, टाइम पर चार्जशीट भी फाइल होगी, और केस भी जल्दी डिसाइड होगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगी कि अपने घर की बेटियों को इक्वल तरीके से सशक्त बनाइए। कानून बाद में आता है, पहले आते हैं माता पिता, हमारा परिवार और वृद्ध है, वहाँ पर स्ट्रांग होना उसका